नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर चौधरी। मैं वर्तमान में पीएचडी स्कॉलर हूँ पब्लिक पॉलिसी का जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है। इसके अलावा मैं 2019 में यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया बहुत अच्छे अंकों के साथ 99.93 परसेंटाइल। 2015 में मैंने यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करके अपना नौकरी पाई थी और उसके बाद मैं 1 वर्ष से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजनल लेवल पे ऑफिसर के तौर पे तैनात रहा। परंतु मुझे क्योंकि पढ़ाई का और एकेडमिया का ज़्यादा शौक था तो मैंने वहाँ से त्यागपत्र देके अब पूरी तरह एक एकेडमिक की भूमिका में आ चुका हूँ। दोस्तों, राजस्थान के पीसीएस के मेंस के पेपर 3 की इकाई द्वितीय में लोक प्रशासन प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे, गत्यात्मकता बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आज मैं आपको उन टॉपिक्स से ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी हम बोलते किसको हैं। हम जो आप जिस परीक्षा को पास करके काम करने जा रहे हैं उसके पीछे की अवधारणा क्या है और वो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। तो मैं आपको आज ब्यूरोक्रेसी बताऊंगा और इस पर वेबर के विचार, मैक्स वेबर के विचार बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जानना जरूरी है और आपको उसका ज्ञान होगा इस लेक्चर से। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो मैक्स वेबर एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिन्होंने नौकरशाही को लोकतंत्र का आदर्श प्रतिरूप माना। एक चीज, ये जर्मनी से थे, समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर, और इन्होंने एक किताब लिखी द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आपकी संगठन, उनको जानने में इनकी विशेष रुचि थी। एक तो ये याद रखेंगे, इनकी एक किताब भी याद रखेंगे। वेबर ने अपने शब्दों में नौकरशाही को क्या कहा। आप सब नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी में जाने की आपकी तीव्र महत्वाकांक्षा है और उसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो ये पार्ट 1 है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो ध्यान से देखें। तो वेबर ने अपने शब्दों में नौकरशाही को एक प्रकार का प्रशासनिक संगठन, अगेन इनका जो ध्यान था बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ था, जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता तथा तटस्थता हो। तो एक तो इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए और एक होनी चाहिए रेगुलरिटी, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये नहीं कि 4 दिन हुआ काम 5वें दिन नहीं हुआ, तो तटस्थ हो जो कि। और इस जो भी ब्यूरोक्रेसी में या नौकरशाही में जाता है वो व्यक्ति करियर ब्यूरोक्रेट होता है। इसका मतलब है वो पूरी अपनी जिंदगी क्या करता है, ब्यूरोक्रेसी में ही, नौकरशाही में ही व्यतीत करता है। तो वेबर जो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसे लोगों का समूह है जो कि चुने हुए होते हैं, जो कि ज्ञान के द्वारा एग्जाम क्रैक करके आते हैं और वो अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। रेगुलरिटी इसमें एक चीज है जो ध्यान रखनी है। इसके अलावा वैसे ये जो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही शब्द है, ये मैक्स वेबर का अपने आप में नहीं था, ये बल्कि एक विंसेंट नाम का व्यक्ति था, विंसेंट, जो कि एक फ्रांस के स्कॉलर थे, उन्होंने ये शब्द दिया था। वेबर ने इसके बाद, वेबर ने प्रशासन को सत्ता या प्रभुत्व का धारक माना तथा प्रभुत्व के 3 प्रकार बताए। तो ऑथोरिटी किसे कहते हैं, प्रभुत्व कैसे आती है, तो वैसे ऑथोरिटी होती है पावर प्लस लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी और पावर इक्वल टू ऑथोरिटी। यहां पर वो 3 तरह की प्रभुत्व की बात कर रहे हैं। परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। तो ट्रेडिशनल ऑथोरिटी कैसी होती है, ट्रेडिशनल आप इमेजिन करिए अशोका के समय या इमेजिन करिए चाणक्य के समय। सो ट्रेडिशनल, या इवन जो मॉडर्न वर्ल्ड से पहले की बातें हैं, तो ट्रेडिशनलिटी में क्या होता है कि नियम जो हैं वो ट्रेडिशनल है, हिस्टोरिकल ओरिजिन होता है उनका, ऐतिहासिक है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा तब उसको राजपाट मिलेगा। अन्य प्रकार के भी कार्य क्या हैं,
पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो परंपरागत हुई है। इसमें जो व्यक्तियों के आसपास लोग हैं, मतलब व्यक्ति के, विशेष व्यक्ति के, जैसे राजा के आसपास के लोग हैं, राजा के जो मंत्री हैं ज्यादातर उसके रिश्तेदार होंगे। आप महाभारत काल को देख लीजिए, दुर्योधन, अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह आपस में क्या है, रिश्तेदार ही तो हैं, ठीक है। फिर दूसरी तरफ की उसने जो ऑथोरिटी की बात करी, सत्ता की बात करी, वो है कैरिज्मेटिक, चमत्कारिक। कुछ लोगों की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही चमत्कारिक होती है, अद्भुत योग्यता होती है, या कुछ ऐसा होता है जो लोगों को अपने वश में कर लेता है, और कभी कभी ये घातक भी सिद्ध हो सकता है। जैसे हिटलर, जैसे मुसोलिनी, ये क्या थे, इनमें भी कैरिज्मेटिक थी। गांधी जी भी कैरिज्मेटिक थे, साथ में सुभाष चंद्र बोस भी कैरिज्मेटिक थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी कैरिज्मेटिक थे। तो इनके अंदर कुछ ऐसा होता है जो औरों के अंदर नहीं होता, और जब तक आसपास के लोगों को इनसे ये एक तरीके का इंस्पिरेशन, एक तरीके की पावर, एक तरीका का उल्लास इनके साथ रहने में आता है, तब तक इनकी ट्रेडिशनल ऑथोरिटी बनी रहती है, और ये खत्म भी हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, थोड़े समय के बाद उनको भूल जाते हैं लोग, ठीक। तो ये है, ये ऐसी ही ऑथोरिटी आपकी पावर को एक्सरसाइज, शक्ति को एक्सरसाइज करने में, प्रशासन में भी यूज हो सकती है। वैधानिक सत्ता, लीगल ऑथोरिटी हम बात कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी जिसके लिए आप नौकरशाही के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यहां पर से आती है। आप इसके लिए प्रयत्नशील हैं। इस सत्ता का प्रयोग करने वाला श्रेष्ठ सत्ताधारी कहलाता है। सो जो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी है, जो आधुनिक नौकरशाही है, वो कैसी सत्ता से आती है? वो आती है वैधानिक सत्ता, वो आती है लेजिटिमेसी से। और ये वैधानिक सत्ता कैसे मिलती है? आप जब एग्जाम क्रैक करते हैं, आप अपनी योग्यता के बल पे जाते हैं, तब ये आपको मिलती है। और मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में दुनिया भर की जो नौकरशाही है, वो इसी सत्ता का उपयोग करती हैं अपने कार्य को करने के लिए। अब देखिए, मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही के आदर्श प्रतिमान की प्रमुख विशेषताएं ये हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने आदर्श प्रतिमान कहा, उन्होंने कहा कि आइडियल टाइप है ये ब्यूरोक्रेसी। जिस नौकरशाही की बात कर रहे हैं मैक्स वेबर, वो क्या है? आइडियल टाइप, आदर्श। जरूरी नहीं है भारत में, अमेरिका में ऐसा हो, परंतु अगर आदर्श रूप में ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को देखा जाए, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसे उसके नियम कानून होंगे, ऐसी उसकी विशेषताएं होंगी। तो क्या विशेषताएं होंगी? सभी कर्मचारियों के मध्य कार्यों का सुस्पष्ट विभाजन। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनेंगे, उप जिलाधिकारी महोदय बनेंगे, कहां के? यदि जयपुर में बनेंगे तो किसी एक विशेष तहसील के बनेंगे, ठीक है। और आप ये नहीं कर सकते किसी और तहसील में जाके अपना तहसील दिवस मनाने लगें, या किसी और तहसील में जाके रेड कर दें, ऐसा नहीं होगा। चाहे आप डीएसपी बने, चाहे आप बीएस से बने, बेसिक शिक्षा अधिकारी बने, डीएसपी बने या एसडीएम बने, तो विभाजन आपका होगा कार्यों का। जो कार्य लेखपाल का है, जो कार्य इंस्पेक्टर का है, वो करेंगे, जो आईपीएस का है वो करेंगे। नौकरशाही संगठन में कार्य करने की निर्धारित प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया है, आपका चयन होगा, आपको एलोकेशन, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगी, वहां पर भी जाके एक पहले से स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, पहले से स्टैब्लिश्ड नियम कानून हैं, आप उनके अनुसार काम करेंगे। निर्धारित योग्यता वाले व्यक्तियों को ही संगठन में स्थान मिलता है। तो आप आरएएस की परीक्षा पास करके जाएंगे, आप प्री मेंस इंटरव्यू, फिर आपकी ट्रेनिंग, तब आपको वहां पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। नौकरशाही प्रणाली पद सोपान पद्धति, हायरार्किकल, ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे। जैसे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर मैं एडीएम, फिर बहुत सारे एसडीएम, फिर बहुत सारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी। ये क्या है? ये क्या है? हायरार्की है। प्रशासन ढांचा एक पिरामिड की तरह दिखता है। देखिए, ऊपर डीएम एक ही होता है, पर नीचे पटवारी या लेखपाल तक आते आते अनेक हो जाते हैं। यहाँ पर 2 एडीएम होंगे, एसडीएम बहुत सारे हो सकते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ऐसे करके। तो ये क्या दिख रहा है आपको? एक
ट्राइंगल। आदेश के सूत्र ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। प्रत्येक कार्य उचित मार्ग के द्वारा, ये प्रॉपर चैनल के द्वारा, ये नहीं कि समस्या है आपके किसी गांव में रास्ते की और आप सीधे डीएम के पास जा रहे हैं, नहीं। सबसे पहले क्षेत्र के लेखपाल के पास जाइए। समस्या है किसी छोटी मोटी लड़ाई की, कूड़ा फेंकने के ऊपर लड़ाई हो गई है, तो आप सीधे कमिश्नर के पास तो नहीं जाएंगे, पुलिस के कमिश्नर के पास या डीजीपी साहब के पास तो नहीं जाएंगे। आप अपने हल्के के दरोगा जी या दीवान जी या सिपाही के पास जाएंगे, ठीक है। सो कार्य क्या होता है, उचित मार्ग के द्वारा होता है। उसमें क्या है, उसमें हर स्थान पे निर्धारित है, शक्तियों का विभाजन है। पदाधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति योग्यता के आधार पे होती है। भर्ती भी आपकी योग्यता के आधार पे हो रही है, फिर आपका जो प्रमोशन होगा वो भी योग्यता के आधार पे होगा। इंटरव्यू होगा, यूपीएससी से भी व्यक्ति आएगा, स्टेट सिविल सर्विसेज आरपीएससी से भी पैनल बनेगा, वो संस्तुति देगा आपके लिए कि आपको फिर रिकमेंडेशन होगी, तब आपका आगे प्रमोशन होगा। कर्मचारियों का वेतन उनके स्तर, सामाजिक स्थिति एवं कार्य आदि के आधार पर तय किया जाता है। किसको 10 कमरों वाला घर मिलेगा, किसको 2 कमरों वाला घर मिलेगा, किसके साथ बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, कौन गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों का काफिला चलेगा किसके साथ, ये सब कर्मचारियों का वेतन, उनके कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है, उन पर जिम्मेदारियां कितनी हैं, इससे निर्धारित होगा। निर्णय व्यक्तिगत आधार पर नहीं वरन औचित्य के आधार पर लिए जाते हैं। सो रैशनैलिटी होती है कि आप, तर्क संगीता होती है आपके डिसीजन में। आप कहीं जा रहे हैं और किसी जगह जाम लग गया है, अगर वो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि वहां पर पुलिस बल का प्रयोग से नुकसान हो सकता है, तो आप औचित्य देखेंगे, तर्क संगीता देखेंगे, पुलिस बल का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर पुलिस बल के सहयोग से वो हटाया जा सकता है तो हटा देंगे। आधिकारिक रिकॉर्डों का औपचारिक रूप से रिकॉर्ड करने के लिए भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। तो जहां भी ब्यूरोक्रेसी होगी वहां पर क्या होगा, जैसे नोटिंग्स होती हैं, A4 साइज पेपर के एप्लीकेशन लिख के जाइए इधर या इधर, यहाँ पर बड़े अधिकारी नीचे के अधिकारियों के लिए लिखते हैं, कृपया नियम अनुसार कार्रवाई करें और आख्या प्रस्तुत करें, ठीक है। और ये सब रिकॉर्ड रखे जाते हैं सालों साल, तभी आरटीआई में भी आप क्या इनको ले सकते हैं, इनकी जानकारियां ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी के विशेष चीजें, और मैंने आपसे ये शेयर करी हैं। जरूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड लक।